दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल में SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। मैं आज जो है आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही गुड न्यूज़ जो गुजरात सरकार से आई है, गुजरात राज्य से आई है। अध्यापक सहायक रिक्रूटमेंट 2023 एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट प्रोसेस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके लिए बात आई है। इस पर हम डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, किस सीट पर किस विषय में कितनी सीटें हैं, जनरल के लिए कितनी, कैटेगरी वाइज कितनी है, लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट कब से है, क्योंकि एकदम आज ही वैकेंसी आई है, जस्ट अभी अभी आई है। और हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सा रेगुलेशन फॉलो करेगा, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, उसके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो अभी बैठे रहिए, दिल थाम कर देखिए कितनी सीटें हैं, वो सारी बातें हम इसमें बताएंगे आपको, और बने रहिए हमारे चैनल पर। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं वो बता दूं इसके बारे में, चूँकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2021 में भी आया था, लेकिन किसी कारण से वो लगभग पूरा नहीं हो सका, और उसके जगह पर जो है फिर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, उसके बारे में डिटेल्स जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि आपका मेरिट में कितना स्कोर बन रहा है, किसके लिए वैकेंसी है। ये जो एकदम ताज़ा न्यूज़ है वो न्यूज़ है कि जो कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन है गुजरात का, उन्होंने सहायक अध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वैकेंसी निकाली है। क्योंकि गुजरात में जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उसको सहायक अध्यापक ही बोला जाता है स्टार्टिंग में, इसलिए उसी के पद पर बहाली निकली है। वो जो बहाली है वो उसको होना है, चूँकि 12/9/2023 से है और ये 2/10 तक चलेगा, अगले महीने अक्टूबर 2 तारीख तक जो है ये वैकेंसी है। यहाँ जो वैकेंसी है वो दो तरह की वैकेंसी है जो 531 पद के लिए है। एक तो है कि जो कॉलेज में हैं, जो यूनिवर्सिटीज के जो ग्रांट इन कॉलेज है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज हैं उसके लिए, और एक है BPED कॉलेज है और एजुकेशन कॉलेज है, लॉ और जर्नलिज्म कॉलेज हैं। तो सारे में जो वैकेंसी फिलअप होनी है वो एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट प्रोसेस के माध्यम से ही वैकेंसी फिलअप होनी है। तो और ये जो वैकेंसी फिलअप होगी वो किस रेगुलेशन से होगी, कितने पद होंगे, उस पर सारे पर हम बात करेंगे। अभी चलते आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पूरा ट्रांसपेरेंट हो, क्वालिटेटिव, फास्ट हो और इस पर रोस्टर के हिसाब से हो। गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि एक सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसको लागू करेगी। वो सेंट्रलाइज प्रोसेस है, पूरे गुजरात में जितने भी ग्रांट्स एड कॉलेज हैं उन पर एक ही साथ बहाली होनी है ना, कॉलेज बाय कॉलेज नहीं होने, एक ही साथ सेंट्रलाइज प्रोसेस में होना है। और ये जो बहाली होगी गजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18 जुलाई 2018 के डेट का जो है एज रेजोल्यूशन है NGC/1019/CHE 768/KH डेटेड 23/12/19 इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, है ना। ये जो बहाली निकली है 531 पद के लिए गुजरात के ग्रांट इन एड कॉलेजों में, उस पर हम बात करेंगे। चलिए तो चलते हैं, जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है, क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। देखिए क्वालिफिकेशन जो कह रहा है वो सबसे पहला, द सिटीजन ऑफ इंडिया, द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का निवासी होना चाहिए। दूसरा, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी एज पर द UGC रेगुलेशन 2018, है ना। जो UGC रेगुलेशन 2018 है उस हिसाब से उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद ओनली डिग्री अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टेब्लिश बाय द स्टैट्यूटरी एक्ट ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC विल बी वैलिड। जिस कॉलेज से आप या जिस अथॉरिटी से आप डिग्री इंस्टीट्यूट से डिग्री लिए हों वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के द्वारा जो है वो मान्यता प्राप्त हो और UGC से वो वैलिड हो। उसके बाद जो तीसरी बड़ी बात है वो है द कैंडिडेट मस्ट पोसेस अ मास्टर्स डिग्री इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हो उस विषय में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। इक्विवेलेंट ग्रेड इन द पॉइंट स्केल वेदर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, जहाँ ग्रेडिंग सिस्टम है तो वहाँ उसको स्केल को फॉलो किया जाएगा कि आपको 55% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, है ना। जो गुजरात सरकार का रेजोल्यूशन है NGC/1019/CHE 768/KH 23/12/19 के डेट में इशू हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के माध्यम से, उसके हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद फॉर नेट स्लेट सेट एंड PhD 0.3.3 एंड
1 and 2 यूजीसी रेगुलेशन 2018 विल बी कंसिडर्ड एंड इट इज फॉलो। देखिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 को फॉलो कर रहा है। यूजीसी रेगुलेशन 2018 में पॉइंट 3.3 में 2 पॉइंट है, 1 एंड बी, 1 एंड 2 है ना। उसमें क्या कहता है कि द नेशनल एलिजिबिलिटी नेट और एन एक्रीडिटेड टेस्ट जो स्लेट और सेट होता है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एन इक्विवेलेंट पोजीशन वेयर इज प्रोवाइडेड बाय दिस रेगुलेशन सेलेक्ट सेट शैल बी वैलिड मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन इन द रिस्पेक्टिव स्टेट ओनली। यानी कि आपके पास नेट की डिग्री होनी चाहिए पहली एलिजिबिलिटी। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हु हैव बीन अवार्डेड अ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर ऑफ अवार्ड ऑफ एमफिल पीएचडी डिग्री 2009। यानी 2009 के हिसाब से आपको पीएचडी डिग्री की अगर उपाधि है तो नेट से आपको छूट है। उसके बाद है द यूजीसी रेगुलेशन 2016 एंड देयर subsequent amendments from time to time and as case may be shall be accepted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET select set recruitment and appointment for assistant professor any equivalent position in any university college institution। यानी आपके पास अगर 2009 रेगुलेशन से या 2016 रेगुलेशन से पीएचडी की डिग्री है तो आपको नेट और सेट की जो क्वालिफाई करना कंपलसरी है उससे छूट है ना। और यदि अगर 2009 से पहले आपने पीएचडी किया है तो आपके लिए तभी नेट से छूट मिलेगा। कब? जब आपके पास जो पीएचडी डिग्री है वो एट अवार्ड रेगुलर मोड में हो। द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड। दूसरा, द पीएचडी थीसिस हैज बीन अवार्डेड बाय एट लीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। यानी आपके पास जो थीसिस आपकी है वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने एग्जामिन किया हो, उसको चेक किया हो। एन ओपन वाइवा भोसी ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड। यानी आपके पास जो एक ओपन वाइवा भोसी होना चाहिए, यानी उसके लिए आपको जो डिग्री अवार्डेड जिस दिन हुआ उस दिन एक वाइवा हुआ हो, जो ओपन वाइवा हुआ हो, वाइवा भोसी हुआ हो जिसमें एक्सटर्नल वगैरह आए हों, है ना। द कैंडिडेट पब्लिश 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज रिसर्च वर्क पीएचडी डिग्री आउट ऑफ विच एट लीस्ट 1 इज रेफर्ड जर्नल। यानी उसके बाद इसके बाद भी आपका 2 पेपर जो है किसी रेफर्ड जर्नल में पब्लिश हुआ हो, उसमें से एक जो है आपका नेशनल या इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर किसी में पब्लिश हुआ हो, उसके लिए है जो 2009 के पहले जो है पीएचडी कर रखे हों उसके लिए। अब बात करते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद है द कैंडिडेट हैज बीन प्रेजेंटेड एट लीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज पीएचडी वर्क कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर्ड फंडेड सपोर्टेड बाय यूजीसी आईसीएसएसआर सीएसआईआर और एनी सिमिलर एजेंसी। इसके अलावा आपका 2 पेपर प्रेजेंट होना चाहिए किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह में, सेमिनार में, जो यूजीसी से आईसीएसएसआर से फंडेड हो और एनी सिमिलर एजेंसी से। उसके बाद द फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशन इज टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार एंड डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। और वो सारी चीज़ें अगर आपने 2009 रेगुलेशन से 2016 रेगुलेशन में पीएचडी नहीं कर रखी है, आपके पास नेट सेट की डिग्री नहीं है, 2009 के पहले आपने 2009 रेगुलेशन विदाउट 2016 रेगुलेशन पीएचडी कर रखी है, तो आपका वाइवा भोसी हुआ हो, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आपका जो थीसिस जमा किया हो, है ना, रेगुलर मोड में पीएचडी हो, 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हो, 2 पेपर आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह में, सेमिनार वगैरह में पब्लिश हुआ हो, और वो आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार या फिर वहाँ का डीन जो है उसको सेटिस्फाई करके जो है उसको वेरीफाइड किया हो। द क्लियरिंग ऑफ नेट सेल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट इन सच डिसिप्लिन्स फॉर विच नेट सेलेक्ट सेट हैज नॉट बीन कंडक्टेड। कहता है उन विषयों में जिसमें नेट सेलेक्ट सेट नहीं होता है उसके लिए नेट की डिग्री कंपलसरी नहीं है। उसके बाद 2.6 में है इन केस द कैंडिडेट possesses a master degree in the relevant discipline and subject prior to 19 September 2000 along with PhD degree minimum 55% कट ऑफ मार्क रिलैक्स टू 50% मार्क्स सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट के पास जो 19 सितंबर 1991 के पहले की डिग्री है उसको 5% का डिस्काउंट है ना। इसके बाद चलते हैं क्या बातें हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए जो बीएड कॉलेजेज हैं उनमें क्वालिफिकेशन क्या है, जो एनसीटीई का रेगुलेशन 2014 वो फॉलो हो रहा है। मास्टर डिग्री 55% के साथ होना चाहिए, उसके पास एमएड की डिग्री हो 55% मार्क्स के साथ हो। उसके बाद जो है नेट सेलेक्ट कैंडिडेट ये नेट सेलेक्ट सेट जो या CSIR नेट है आपके पास, जो फंडिंग एजेंसी है या जो टेस्ट एक्रीडेटेड एजेंसी है, नेट NTA है, UGC है, उसके माध्यम से आप क्वालिफाई हों
है ना। उसके बाद ओनली कैंडिडेट विथ अ PhD डिग्री पर एबव क्राइटेरिया ऑफ नंबर 5 मेंशन्ड इन द क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेड फ्रॉम नेट सेलेक्ट। अभी हमने बताया कि उसको नेट सेलेक्ट से छूट मिलेगी। यूजीसी के रेगुलेशन के हिसाब से अब एनसीटी 14 रेगुलेशन में क्या कहता है अगर मान लीजिए करिकुलम एंड पेडागॉजी कोर्स के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास जो साइंस कॉमर्स या सोशल साइंस में आपको पीजी की डिग्री होनी चाहिए, एमएड होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। और अगर कोई कैंडिडेट एजुकेशन में पीएचडी कर रखा है, स्पेशलाइजेशन है, तो उसको वहाँ प्रेफरेंस मिलेगा उसको, है ना। इसके अलावे यदि आप आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, होम साइंस, जर्नलिज्म, लॉ एंड कॉलेजेज विल बी एज फॉलोज 2018 रेगुलेशन, यानी मास्टर डिग्री हो 55%, नेट होना चाहिए, है ना, पीएचडी होना चाहिए आपके पास 2009-2016 रेगुलेशन से, नहीं है तो किसको छूट मिलेगा वो भी हमने बता दिया है अभी। उसके बाद यदि आपके पास पीएचडी डिग्री है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से तो जो वर्ल्ड में टॉप 500 रैंकिंग है उससे होना चाहिए आपका। किससे होना चाहिए? अगर आपने विदेश से पीएचडी कर रखा है तो वर्ल्ड की जो टाइप 500 यूनिवर्सिटी हैं उसकी डिग्री होनी चाहिए, है ना। और अभी हमने क्वालिफिकेशन के बारे में बताया आपको क्या क्या है। अब चलते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा कि अब किसको जो है कैसे अप्लाई करना है, कितने सीट पर कितनी वैकेंसी है, आपका मेरिट में कितना स्कोर आएगा, क्या फॉलो करेगा एकेडमिक क्राइटेरिया के एकेडमिक एपीआई स्कोर जो होगा, या कहिए कि आपका जो मेरिट स्कोर होगा उसको मेजर करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए वो कैसे कैलकुलेट होगा, मैनुअली होगा कि ऑटोमेटिक होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, पहले वेरिफिकेशन होगा कि वाइवा होगा या एग्जाम होगा, क्या होगा, हम सारी बातें आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे पे स्केल का। तो मेरिट कैलकुलेशन यहाँ पर जो होना है वो कैसे होना उस बात की हम चर्चा करेंगे। थोड़ा ध्यान से शांति से देखिएगा, क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो है वो दो तरह का है। एक तो है कॉलेज के लिए, कॉलेज वाला, है ना, एक है यूनिवर्सिटी वाला। जैसे बिहार वगैरह जो है, बिहार में जो है वो क्या है, हरियाणा वगैरह में क्या है, यहाँ पर 2000 यूनिवर्सिटी को मानकर जो भी बिहार में जो वैकेंसी आई थी उसमें यूनिवर्सिटी को माना गया था, ये यूनिट और यूनिवर्सिटी वाइज निकाला गया था उसका एपीआई या कहिए मेरिट स्कोर मापने का तरीका। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ कॉलेज पर आधार पर वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पर मेरिट स्कोर मापने का पैमाना जो है बिहार की वैकेंसी या अदर स्टेट में जो 18 रेगुलेशन के हिसाब से आता है उससे बिल्कुल अलग है। जैसे उत्तराखंड में भी आई थी तो उससे बिल्कुल अलग है, थोड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है समझिए, यह जो आपका मेरिट का स्कोर होगा वो आपके जो ग्रेजुएशन से लेकर के पीजी पीएचडी की डिग्री है, आपका रिसर्च पेपर है, एक्सपीरियंस है, उस पर आपका मेरिट काउंट होना है। वो मेरिट कैसे काउंट होगा उस पर बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि आपका स्कोर कितना है। देखिए यहाँ पर है कि यदि आपका ग्रेजुएशन है तो अगर 80% और उससे ज़्यादा नंबर है तो मेरिट में आपको 21 नंबर मिलेगा, और यदि आपका 60 से 80% के बीच है तो आपको मेरिट में 19 नंबर मिलेगा, और यदि आपका 55% से 60% के बीच है ग्रेजुएशन में तो आपको मेरिट में 16 नंबर दिए जाएंगे, और यदि 45% से 55% के बीच है तो मेरिट में आपको 10 नंबर मिलेंगे, है ना। ये तो था किसका, ये बातें थी ग्रेजुएशन की। अब पीजी मेरिट में आपको कितना मिलेंगे, देखिए 80% और उससे एबव नंबर है अगर पीजी में तो आपको 25 नंबर मिलेंगे, और यदि 60 से 80 के बीच में है तो आपको मिलेंगे 23 नंबर, ठीक है। और यदि आपको 55 से लेकर के, जैसे मान के चलिए दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी होंगे तो वो जनरल हो जाएंगे, लेकिन जो गुजरात के ओबीसी SC ST होंगे अगर उसका 50% से SC ST OBC के लिए और अदर के लिए अगर 55% नंबर है या उससे कम है तो आपको 20 नंबर मेरिट में दिए जाएंगे। ये है पीजी का। यदि हमने एमफिल कर रखा है तो अगर 60% से ज़्यादा नंबर एमफिल में है तो आपको 7 नंबर मेरिट में मिलेंगे, और 55% से 60 नंबर के बीच में तो मेरिट में आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद अगर आपने पीएचडी कर रखा है, वो पीएचडी डिग्री है, तो आपको जो मिलेंगे 25 नंबर मेरिट में। अगर नेट JRF के साथ है तो मेरिट में 10 नंबर मिलेंगे, और यदि सिर्फ आप नेट हैं तो मेरिट में आपको 8 नंबर मिलेगा, है ना। और यदि आपके पास स्लेट की डिग्री है तो मेरिट में आपको 5 नंबर मिलेगा। और रिसर्च पेपर जो है, जो आपका रिसर्च पेपर जो इंटरनेशनल जर्नल में छपा है, आर्टिकल जो इंटरनेशनल जर्नल में छपा है, या केयर में यूजीसी लिस्टेड जर्नल में, स्कोपस में छपा है, पीयर रिव्यूड जर्नल में छपा है, तो हर एक पेपर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे, और अधिकतम आपको 6 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? अधिकतम 6 नंबर मिलेंगे। तो
तो यानी आपका जो 3 पेपर काउंट होगा यहाँ पर, जो आपका 3 बेस्ट पेपर होगा उसको यहाँ दीजिएगा और आपको इस पर 6 नंबर मिलेंगे। अगर किन्हीं भाइयों को दिक्कत है कि पेपर पब्लिश नहीं हुआ लिखा हुआ तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपका पेपर निकलवा देंगे, पब्लिश करा देंगे, आपकी इसमें मदद हम कर देंगे, है ना। चलिए उसके बाद जिनको ज़रूरत है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसकी हेल्प कर देंगे। ये सहायता करना मानव धर्म है, इसलिए हम भी आपकी सहायता कर देंगे, है ना। उसके बाद कोई ऐसे भी बंदे हैं, कोई ऐसे भी हैं बंधु जिनको रिसर्च एक्सपीरियंस हो या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस हो, जो बरसों से किसी कॉलेज स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे हो, चाहे वो पार्ट टाइम टीचर हो, कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो या परमानेंट टीचर हो, हर एक का यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस काउंट होगा। लेकिन जो पार्ट टाइम टीचर है उनका एक्सपीरियंस कब काउंट होगा, उसका क्या क्राइटेरिया हम उसको भी बताएंगे आपको, क्योंकि जो रेगुलर टीचर है उनका जो एक्सपीरियंस है वो तो काउंट होगा ही, जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है उसका भी, जो कॉलेज में, किसी कॉलेज में या सरकारी या प्राइवेट या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर पे काम कर रहे हो, चाहे जिस नाम से जाने जा रहे हो, गेस्ट टीचर हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हो, उनका भी एक्सपीरियंस काउंट होगा। लेकिन उसके कंडीशन है, उस कंडीशन को भी हम बताएंगे, बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर कैसे कंडीशन काउंट होगा। तो हर एक साल 2 मार्क्स मिलेंगे, है ना, हर एक साल 2 मार्क्स मिलेंगे और अधिकतम आपको 10 नंबर मिलेंगे। यानी आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर मिलेंगे, यदि 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से क्या होगा कि यहाँ पर आपका इसके अलावे भी मान लीजिए 1 साल से कम का एक्सपीरियंस होता है तो आपको उसके प्रोपोर्शन में नंबर, जो मेरिट में स्कोर है, एक्सपीरियंस का नंबर है, वो कम हो जाएगा। अब देखिए अवार्ड कैटेगरी में 3 नंबर है। अवार्ड कैसा, नेशनल अवार्ड हो या नेशनल लेवल का कोई अवार्ड हो जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज हो, या इंटरनेशनल अवार्ड हो, नेशनल लेवल का बॉडी, भारत सरकार की कोई जो नेशनल लेवल की बॉडीज है वो आपको अवार्ड दिया हो तो उस पर 3 नंबर। अगर स्टेट लेवल का अवार्ड है तो उस पर 2 नंबर मेरिट में दिए जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, एमफिल पीएचडी पर मैक्सिमम 25 नंबर है, नेट और जेआरएफ पर मैक्सिमम 10 नंबर है, और अगर अवार्ड है आपके पास तो मैक्सिमम कितना है, 3 नंबर। कुल मिलाकर के जो 100 का जो ये मेरिट है, 100 के मेरिट में किस पर कितना स्कोर है वो बता दूं। एकेडमिक स्कोर जो है उस पर 84 नंबर है, जो रिसर्च पब्लिकेशन है उस पर 3 पेपर पर 6 नंबर है, और अगर आपके पास मान के चलिए कि टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 5 साल पर 10 नंबर है। रिसर्च पेपर 3 पीस होगा और टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का है तो 10 नंबर मिलेगा, और एकेडमिक स्कोर पर 84। कुल मिला के 100 पर मेरिट तैयार होगा, है ना। कट ऑफ कितना होना है वो भी हम बता देते हैं, अभी ही बता देंगे कितने कट ऑफ पर आपको कॉल होगा और कितना कट ऑफ रहेगा आपको कॉल नहीं होगा। मिनिमम कट ऑफ क्या होगा कॉल होने का वो भी हम बता देंगे, गारंटेड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उतना कट ऑफ में आप आ रहे हैं तो मैक्सिमम कितना जाएगा वो भी हम बता सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस है, पिछली वैकेंसी में हमने देखा था मैक्सिमम कितना जा सकता है वो भी हम बता देंगे आपको। चलिए अब चलते हैं कि जो एक्सपीरियंस वगैरह है किसका काउंट होगा किसका काउंट नहीं होगा, है ना। चलिए तो हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। देखिए एक्सपीरियंस हमने क्या कहा कि रेगुलर टीचर है उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। देखिए दिया 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर फॉर एक्सपीरियंस एज ए रेगुलर और अध्यापक सहायक एट द ग्रेजुएट लेवल इन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ग्रांटेड एट कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी, और फुल टाइम एक्सपीरियंस एज व्याख्याता सहायक ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन गवर्नमेंट कॉलेज। यानी कि अगर आप परमानेंट पोस्ट पर काम कर रहे हैं, सहायक अध्यापक या जिस नाम से भी जाने जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो या ग्रांट इन एड कॉलेज हो, और वो जो है ग्रेजुएट लेवल का कॉलेज हो, तो वहाँ, है ना, उसके लिए 1 साल के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा कंडीशन समझिएगा, यहाँ अब हम बात करेंगे पार्ट टाइम की टीचर की और गेस्ट टीचर वगैरह की, है ना। पार्ट टाइम टीचर की बात करेंगे। फॉर एन एक्सपीरियंस एज अ पार्ट टाइम प्रोफेसर, as per the resolution dated 14/11/2021 issued by the Department of Education, if a part-time professor has been appointed through a valid selection procedure in the government or non-government grant in aid colleges as per the eligibility criteria specified in this advertisement and has served for a minimum of 2 years, then he will get maximum 10 marks as per the experience mentioned below। 10 मार्क्स कब मिलेगा, किसको कह रहा है कि जो पार्ट टाइम टीचर है, कह रहा है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी प्राइवेट कॉलेज में, आप ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और आप मिनिमम 2 साल आपके पास एक्सपीरियंस है,
मिनिमम 2 साल एक्सपीरियंस है तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। कैसे काउंट होगा? 5.3.1.4 और 5.3.1.5। अब देखिए 5.3.1.4, 5.3.1.4 नंबर में जो है इसका ये देखिएगा 0.5 मार्क्स पर ईयर फॉर लेक्चर लेस देन 6। यदि आपका लेक्चर लेस देन 6 है, 0.5 मार्क्स है ना पर लेक्चर, तो आपको 0.5 नंबर मिलेगा यदि आपका लेक्चर 6 से कम है। यदि 6 से ज़्यादा है तो 1 नंबर मिलेगा पर ईयर, है ना। उसके बाद है द कैलकुलेशन ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ कैंडिडेट विल बी एज पर द यूनिवर्सिटी रेगुलेशन ऑफ द टीचर। यानी 6 क्लास तो किसी को भी हो जाएगा, है ना। लेस देन 6 लेक्चर, लेस देन 6 लेक्चर से कम है तो आधा नंबर मिलेगा, 6 लेक्चर से ज़्यादा है तो 1 नंबर मिलेगा पर ईयर फॉर द लेक्चर ऑफ मोर देन 6 क्लास, है ना। तो मैक्सिमम 10 नंबर मिलेगा आपको 5 साल के लिए अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो, है ना। चलिए अब बात करते हैं उसके वेरिफिकेशन की बात करते हैं, उसके कट ऑफ की बात करते हैं, कितने कट ऑफ पर आपको बुलाया जाएगा, है ना। इतने कैलकुलेशन के बाद सीधे हम आपको बात करते हैं उसके कट ऑफ की कि कितने कट ऑफ जाने हैं। देखिए ये पहले ही इन्होंने कट ऑफ को डिसाइड करके रखा कि हमको किसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है। देखिए द कट ऑफ मार्क्स ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट विल बी 50 मार्क्स होगा जनरल कैटेगरी के लिए। अगर कोई अदर स्टेट वाला है तो वहाँ जाके जनरल हो जाएगा और उसको कम से कम मेरिट में 50 नंबर लाना है। तो आप जो है हमारे इसको इस जो टेबल हमने बताया उसमें देख लिए 50 मार्क्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो फिर जो है आप उसको लाने का प्रयास कीजिए, है ना। चलिए उसके बाद जो है अगर मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसको 45 नंबर चाहिए। किसी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, तो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट वही होंगे जो गुजरात के होंगे तो उनको 45 नंबर चाहिए, और अदर कैंडिडेट को गुजरात का जनरल या जो रेस्ट ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी गुजरात स्टेट है तो उसके लिए 50 मार्क्स चाहिए आपको मेरिट में, है ना। चलिए तो ये था आपका कि कट ऑफ कितना है, तो मैंने कट ऑफ आपको बता दिया कि 50 मिनिमम चाहिए जनरल के लिए, और वहाँ के जो कैटेगरी वाइज हैं उनको 45 चाहिए। लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कराने जाइएगा तो आपको वहाँ एविडेंस फ़ी डिपॉजिट इन द एप्लीकेशन, जो आपने फ़ी जमा किया वो होना चाहिए, और आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वोटर कार्ड हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो, होना ज़रूरी है। अदरवाइज आपको वेरिफिकेशन नहीं होगा, है ना। मेरिट स्कोर कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट होगा? आप जब फॉर्म भरिएगा तो ऑटोमेटिक वो जनरेट करके बता देगा कि आपका मेरिट में कितना स्कोर आया, ठीक है, उसकी चिंता नहीं करनी है ना। अब देखिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ये भी बता देते हैं हम, कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर 1 सीट है तो 6 कैंडिडेट बुलाया जाएगा, 2 सीट है तो 4 कैंडिडेट, और 3 सीट अगर है तो 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। और अगर जिस विषय में 4 से ज़्यादा सीट है, 4 और मोर देन, तो उसके 3 गुना कैंडिडेट को वहाँ पर बुलाया जाएगा। 3 कैंडिडेट फॉर 1 पोस्ट ईच। यदि किसी विषय में मान लीजिए 70 सीट है तो उसके 3 गुना 210 कैंडिडेट को वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कुल वैकेंसी का 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस विषय में कितने सीट खाली हैं, है ना। उसके बाद हम बताएंगे कैटेगरी वाइज कितना सीट खाली है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक्स की। चूँकि मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ इसलिए पहले इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में जो कुल मिला के 78 सीट है, इंग्लिश में 58 सीट है, ज्योग्राफी में 7 सीट, गुजराती में 61 सीट, हिंदी में 32 सीट, हिस्ट्री में 19 सीट है, इंडियन कल्चर में 1 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 4 सीट, साइकोलॉजी में 21 सीट, संस्कृत में 26 सीट, उसी तरह सोशियोलॉजी है 13 सीट, सबसे ज़्यादा कॉमर्स अकाउंटेंसी में है 130 सीट, स्टैटिस्टिक्स में 18 सीट, होम साइंस में 11, होम साइंस एफएसएन में 3 सीट, होम साइंस टेक्सटाइल क्लोथिंग में 2 सीट, होम साइंस जो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है 1 सीट, होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट में 1, फिजिकल एजुकेशन में 1, लॉ में 22, है ना। जर्नलिज्म में है 1 सीट, गुजरात मेथड में 1 सीट, इंग्लिश मेथड में 7, सोशल साइंस मेथड में 5, साइंस मेथड में 2, मैथ मेथड में 5 और कॉमर्स अकाउंटेंसी मेथड में 1, कुल मिला के 531 सीट है। अब हम सीट अगर कैटेगरी वाइज की बात करेंगे तो ये बात करेंगे कैटेगरी वाइज सीट में जनरल कैटेगरी वाइज बात करेंगे हम, देखेंगे कि आपके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल वाइज। देखिए कई कैटेगरी है, एससी है, यहाँ पर हमारा जो है हाँ एससी कैटेगरी, एसटी है, एससी बीसी है, पीएच है, ईडब्ल्यूएस ओपन है, टोटल है और ग्रांड टोटल है, सब है।
तो यहाँ पर आप हमको टेलीग्राम में हमारे चैनल पर मैसेज कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, यहाँ मैसेज कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे इस लिंक पर हम आपको लिंक भेज देंगे अपने चैनल का। हम वहाँ पर PDF आपको ये PDF भी भेज देंगे, आप उसको अच्छे से देख के समझ लीजिएगा। या आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, गुजरात हायर कमीशन की वेबसाइट पर किस विषय में कितने हैं। हम यहाँ सिर्फ बात कर लेते हैं कि जनरल में जो है ओपन कैटेगरी में कितना है। तो ओपन कैटेगरी में देख लीजिए, यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है 37 सीट है, 26 सीट जो है दूसरे विषय में है। उसी तरह से जो है अन्य विषयों में भी है। ये स्क्रीन पर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि शायद आपको मौका मिल सकता है यहाँ पर। चलिए, इतना आप देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हमें मैसेज कर दीजिए, आपको अपने टेलीग्राम के माध्यम से आपको भेज देंगे, पूरा PDF भी भेज देंगे। और हम आपको बताते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा सिलेक्शन का, और उसमें सैलरी आपको कितनी मिलनी है। तो फ्लो चार्ट, पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे क्या प्रोसीजर होगा, कैसे क्या करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझाते हैं आपको फ्लो चार्ट। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ फॉर्म अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर्म को। तो पहला कैंडिडेट फॉर्म फिलअप बाय द कैंडिडेट, आपको पहले फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई कीजिएगा, ऑटोमेटिक जो है ये मेरिट लिस्ट जनरेट कर देगा, वहाँ पर आपको आपके स्क्रीन पर दिखा देगा। सेव करके रख लीजिए प्रिंट करके। उसके बाद जो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिफिकेशन शेड्यूल एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस बताएगा। फिर बाद जो है वेरीफाइड मेरिट डिक्लेरेशन, आपका मेरिट डिक्लेरेशन वो वेरीफाई होगा। उसके बाद वेरीफाई होने के बाद जो है आपके पास कोई ग्रीवांस वगैरह है तो ग्रीवांस दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ग्रीवांस के बाद फिर से मेरिट डिक्लेरेशन होगा, एंड कट ऑफ जो है क्राइटेरिया वो यहाँ पर बताएगा। मेरिट डिक्लेरेशन आफ्टर रिड्रेस्ड ग्रीवांसेस कंसिडरिंग कट ऑफ मार्क्स क्राइटेरिया, यानी जब आप ग्रीवांस वगैरह हो जाएगा तो आपका फिर से मेरिट जनरेट होगा। और मॉक राउंड का उसके बाद आपसे चॉइस फिलिंग कराएगा, कॉलेज वाइज, सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज। जो कैंडिडेट से जो है वो मॉक राउंड में काउंसलिंग कराएगा, एक तरह से चॉइस फिलिंग कराएगा कि आप किस कॉलेज में अप्लाई करना, वहाँ आप जाना चाहते हैं फर्स्ट में, यानी प्रेफरेंस आपसे मांगेगा। प्रेफरेंस मानने के बाद जो है डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट होगा, मॉक मेरिट लिस्ट, मॉक राउंड जिसको कहते हैं हम लोग, कॉलेज वाइज, सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज होगा। उसके बाद जो है फाइनल राउंड होगा। फाइनल चांस देगा आपको कि अगर आप उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, जो आपने चॉइस फिलिंग किया था तो आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने बदलाव नहीं किया तो ये माना जाएगा आपने जो चॉइस किया वो फाइनल है। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट को डिक्लेयर करेगा, मेरिट लिस्ट को फाइनली डिक्लेयर करेगा। उसके बाद क्या करेगा, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेगा। इसके बाद कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद फिर इंटरव्यू कंडक्ट होगा। पिछली वैकेंसी का भी इंटरव्यू तक कंडक्ट हुआ था, रिजल्ट जारी नहीं हुआ। इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएगा, और इंटरव्यू होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू मेरिट मार्क्स एंड रैंक विल बी टेक एंट्री इनटू द सिस्टम फॉर सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट। दो तरह का लिस्ट बनेगा, एक वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, एक और लिस्ट बनेगा जो वेटिंग लिस्ट होगा, है ना। अगर कोई सेलेक्ट कैंडिडेट वहाँ नहीं पहुँचते तो उसके वेटिंग लिस्ट में जो है उसका वेटिंग लिस्ट वाले को मौका दे दिया जाएगा। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर दो लिस्ट बनेगा, फाइनल और ये वाला वेट लिस्ट वाला। उसके बाद फिर जो है अप्रूवल लेटर आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है ये किसका है, ये पूरा प्रोसीजर है गुजरात में सहायक अध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए जो रिक्रूटमेंट आया है उसके लिए। अब हम ये भी आपको बता देते हैं कि उसके लिए सैलरी कितनी होगी। सैलरी देखिए, पे स्केल वहाँ का जो है, वहाँ की जो सरकार ने तय करके रखा है उस हिसाब से आपको मिलना है। क्या मिलेगा, पे स्केल कितना मिलना है, वहाँ की सरकार ने जो तय करके रखा है। तो क्या तय करके रखा है, कितना सैलरी मिलेगा आपको। देखिए, द पे स्केल ऑफ द एंड कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट विल बी एज पर द प्रोविजंस मेंशन्ड इन द रेजोल्यूशन नंबर NGC-1104-657-KH डेटेड 25/8/2005 और 28/3/2016, 16/6/2008, 15/6/2010, 3/10/2012, 4/4/2017, 27/7/2017 NGC-1019-CHE 768 डेटेड 23/12/2019 ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गुजरात। अकॉर्डिंगली द अपॉइंटमेंट विल बी ऑन द प्रोबेशन विथ अ फिक्स सैलरी ऑफ 40,176, यानी 40,176 मिलेंगे फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। प्रथम 5 साल के लिए जो है आपको कितना मिलेंगे, 40,176, या फिर एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। उसके बाद 5 साल के बाद जो है आपको मिलेगा जो नॉर्मल स्केल असिस्टेंट प्रोफेसर का वो है। इफ़ द सर्विस इज रेंडर्ड बाय द कैंडिडेट वाइड सेटिस्फैक्ट्री आफ्टर
वेरिफिकेशन ऑफ वर्कलोड ऑफ प्रोपोजल ऑफ द कंसर्न्ड कॉलेज एंड अध्यापक सहायक विल बी अब्जॉर्ब्ड इन द प्रीवेलेंट रेगुलर में पे स्केल ऑफ द गवर्नमेंट। और प्रोबेशन पीरियड के बाद अब सेटिस्फैक्ट्री रहा, आपने ऐसा इलीगल कोई काम नहीं किया, तो फिर आपको जो है एकदम परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो रेगुलर की तरह आपको जो स्केल है वो मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए यूजफुल रहा कि नहीं, अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी ज़रूर बजा दीजिए। मंदिर का भी घंटी बजाते, इसका भी घंटी बजा दीजिए। मान लीजिए कि मंदिर ही है ना, यानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वैकेंसी को लेकर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विदा।